गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कमेंट में आप लिख बताइएगा कि आप कैसे हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 8 जो है हिस्ट्री का, क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है एजुकेटिंग द नेशन, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेटिंग। एजुकेटिंग मीन स्टूडेंट शिक्षित करना। एजुकेटिंग मीन शिक्षित करना या शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। एजुकेटिंग मीन शिक्षित या शिक्षा प्रदान करना किसको स्टूडेंट, द नेशन। नेशन मीन स्टूडेंट राष्ट्र, राष्ट्र या देश। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, राष्ट्र या देश। जैसे आज हम लोग कंट्री बोलते हैं ना स्टूडेंट देश के लिए, तो एक टाइम था कि हम देश के लिए स्टूडेंट किसका यूज करते थे, नेशन का। तो इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि कैसे हम किसी भी नेशन को एजुकेशन दिया गया है, और स्पेशली हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत को अंग्रेज़ों ने कैसा शिक्षा दिया या किस प्रकार शिक्षा देने का उन्होंने प्लानिंग किया। इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्पेशल हम लोग मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे, जब अंग्रेज़ों ने भारत पे कंट्रोल कर लिया था और उन्होंने भारतीय लोगों को एजुकेशन देने के बारे में सोचा। तो कैसे कैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ एजुकेशन को लेकर के, अंग्रेज़ों ने कैसे आयोग बनाया, उस आयोग को कैसे लॉन्च किया और उसके पीछे उन्होंने क्या कैसे खर्च किया, कितना खर्च किया, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। उस पर भारतीय लोगों का क्या विचार था, किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए, अंग्रेज़ों का क्या विचार था कि कैसे एजुकेशन देना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में इस चैप्टर्स में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एजुकेटिंग द नेशन मीन्स राष्ट्र को शिक्षित करना या राष्ट्र को शिक्षा प्रदान करना। अंग्रेज़ों ने कैसे शिक्षा दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें जो हमें पढ़ना है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है स्टूडेंट द टू स्कूल्स ऑफ द थॉट। स्टूडेंट ये इंडिया था ना, इस इंडिया को जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसको एजुकेट किया जाए, इसको एजुकेशन दिया जाए, तो इंडिया में दो तरह की विचारधाराएँ क्या हुई, डेवलप हुई। इंडिया में दो टाइप्स के जो विचारधारा था, थॉट्स था, वो डेवलप हुआ। एक को बोलते हैं स्टूडेंट ओरिएंटलिस्ट और सेकेंड को बोलते हैं एंग्लिसिस्ट। मतलब कि भारतीय लोग जो थे ना, भारतीय लोग जो थे वो चाहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है, जैसे जो लैंग्वेज है, संस्कृत है, पारंपरिक नॉलेज है, उसको दिया जाए। जो इंडियन लोग थे वही लोग सोचते थे इस तरह का एजुकेशन दिया जाए। तो उनको क्या बोला गया स्टूडेंट, ओरिएंटलिस्ट बोला गया। क्या बोला गया, ओरिएंटलिस्ट। प्राच्यविद मतलब प्राच्यविद मीन जो प्राचीन शिक्षा को, जो इंडिया में शिक्षा चल रहा था उसको लाने का कोशिश किया, तो हम उसको बोलते हैं प्राचीन शिक्षा या प्राच्यविद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो इंडियन भारत के लोग मैक्सिमम लोग चाहते थे कि एजुकेशन जो हो ओरिएंटलिस्ट हो, प्राच्यविद हो, मतलब इंडिया में जो एजुकेशन था उसी को आगे क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। सेकेंड स्कूल डेवलप हुआ स्टूडेंट आपका एंग्लिसिस्ट, जिसको अंग्रेजीकृत बोलते हैं। और आप देखेंगे स्टूडेंट जो इंग्लिश अंग्रेज हैं, जो यूरोपियंस है ना, मुख्यतः देखा जाए तो ब्रिटिश जो है वो भारत में चाहता था ना कि इंग्लिश शिक्षा दिया जाए, इंग्लिश की शिक्षा दिया जाए, और जितने भी एजुकेशन हो ना वह सब इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए। तो अंग्रेज़ों को या अंग्रेज़ों ने जिस विचारधारा को फॉलो किया उसको हम लोग बोलते हैं एंग्लिसिस्ट, अंग्रेजीकृत विचारधारा या अंग्रेजी शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया। और भारतीय लोग जो थे वह जो लोकल लैंग्वेज था, संस्कृत, हिंदी, अरबी, इन सारे चीज़ों को उन्होंने आगे एजुकेशन के रूप में बढ़ाने की कोशिश किया। तो इंडियन को ओरिएंटलिस्ट कहा गया और जो अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में था तो उसको हम लोग एंग्लिसिस्ट कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। चलिए उसके बाद हमको पढ़ना है स्टूडेंट वुड्स डिस्पैच एंड इट्स रिकमेंडेशन। जब अंग्रेज़ों ने यह डिसीजन ले लिया कि भारतीय लोगों को शिक्षा देना है, इंडियंस को एजुकेशन देना है ना, तो उन्होंने एक आयोग बनाया, एक कमेटी बनाया जिसको वुड्स डिस्पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। और ये व्यक्ति का नाम है वुड्स, एक व्यक्ति का नाम है, अंग्रेज़ व्यक्ति का नाम है। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है, उसके रिकमेंडेशन को भी हमें इस चैप्टर्स में क्या करने हैं, पढ़ने हैं। इसके बाद स्टूडेंट इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे भारतीय एजुकेशन पे या इंडियन
एजुकेशन पे वुड डिस्पैच का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में भी डिस्कशन करना है। इसके बाद स्टूडेंट द व्यूज ऑफ इंडियन विजनरीज, जो हमारे इंडिया के दूरदर्शी, विजनरीज मतलब दूरदर्शी, मतलब जो फ्यूचर में देख सकें कि इस एजुकेशन को मान लीजिए हम दे रहे हैं तो इस एजुकेशन से फ्यूचर में क्या हमें प्रॉफिट होगा, तो इन भारतीय लोगों ने इसके बारे में भी क्या किया, सोचा। तो हमें द व्यूज ऑफ इंडियन विजनरीज के बारे में पढ़ना है। भारत के जो दूरदर्शी हैं, भारत को जो शिक्षा के नज़रिए से देखना चाहते हैं भारत को, तो उनके बारे में पढ़ना है कि उनको वे लोग कैसा चाहते हैं शिक्षा दिया जाए। और उसके बाद 2 केस स्टडी है स्टूडेंट आपका, एक अलीगढ़ केस स्टडी है और एक बड़ौदा केस स्टडी है। इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए, इसमें मेनली हम लोग उस एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत को शिक्षा देने के लिए कोशिश किया, कैसे मतभेद हुए, उत्पन्न हुए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं 1 by 1। Over centuries of suppression and rule by powers who were more interested in taking away the wealth and natural resources of the country, एजुकेशन ऑफ द मॉसेस सफर्ड। स्टूडेंट अगर आप देखें तो जो भी ब्रिटिश लोग भारत में आए थे या जो भी पावर्स भारत में आए थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंडिया का क्या किया, सप्रेशन किया। सप्रेशन मीन शोषण किया, बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों भारतीयों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। और उनका जो मेन टारगेट था स्टूडेंट, टेकिंग अवे द वेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब भारत से जो नेचुरल रिसोर्सेज है और जो पैसा है, जो वेल्थ है, उसको अपने कंट्री में ले जाना इनका मेन टारगेट था। मतलब भारत में जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी धन दौलत है, उन सभी को भारत से बाहर अपने कंट्रीज में ले जाना था। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे टाइम पास हुआ ना, तो उनको ये भी फील हुआ कि भारतीयों को क्या करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए। तो भारतीयों को शिक्षा देने के बारे में वो लोग क्यों सोचे होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने या जो भी पावर्स भारत में आए, उन्होंने भारतीय लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, उसके पीछे क्या टारगेट था। ठीक है, आप इस चीज़ को कमेंट में करके बताएंगे कि अंग्रेज़ क्यों भारतीय लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, poverty and social evils prevented growth of education and knowledge as compared to many parts of the western world। स्टूडेंट आप देखोगे ना तो इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, मतलब अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया है। इसके साथ साथ जब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे स्टूडेंट तो इंडिया में क्या बढ़ेगी, पॉवर्टी इंक्रीज होगा, पॉवर्टी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे समाज में क्या होगा, सोशल एविल्स उत्पन्न होंगे, और सोशल एविल्स उत्पन्न होंगे, एक्सप्लॉयटेशन होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि हमारा जो एजुकेशन होगा उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी होगी भारत में, और भारतीय लोगों को, बहुत सारे भारतीयों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे भारतीय लोग एजुकेटेड नहीं हो रहे थे। किसके कंपेरिजन में स्टूडेंट, वेस्टर्न वर्ल्ड्स के, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड्स मीन जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, जो आपका यूरोप के जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज है। उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए ना तो इंडिया में जो एजुकेशन का लेवल था स्टूडेंट बहुत ही लो था। क्यों लो था, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किए। एक्सप्लॉयटेशन करने के कारण भारतीय लोग क्या हो गए, पॉवर्टी में चले गए, गरीबी में चले गए, और यहाँ पे बहुत सारी सामाजिक बुराइयों ने क्या कर लिया, जन्म ले लिया। तो इन सभी रीजन्स के कारण भारत में एजुकेशन का जो लेवल था वो बहुत ही लो हो गया। किसके कंपेरिजन में, वेस्टर्न वर्ल्ड्स के कंपेरिजन में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड लिंक्स ग्रू बिटवीन द इंडियंस एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ शिपिंग एंड ट्रेड। स्टूडेंट आप देखोगे तो जब अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया है ना, अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ने भारत पे राज किया है, उस पीरियड को बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉलोनियल पीरियड। जिस पीरियड में अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया है स्टूडेंट, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में एक चीज़ देखने को मिला स्टूडेंट कि भारतीय लोग जो है ना, बहुत सारे जो डेवलप भारतीय लोग थे वे वेस्टर्न कंट्रीज से क्या करते थे, ट्रेड करते थे। क्या करते थे स्टूडेंट, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे स्टूडेंट। और कैसे व्यापार होता था, शिपिंग से। शिपिंग उस समय एयरप्लेन नहीं था स्टूडेंट, तो एयरवेज से नहीं होता था, जो भी होता था शिपिंग से ट्रेड होता था। तो क्या होता था, बहुत सारे भारतीय लोग विदेश जाते थे और बहुत सारे विदेशी लोग जो है भारत में आते थे। तो किसके माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से। और ट्रेड कैसे होता था, शिपिंग के माध्यम से। और देखिए क्या हुआ,
Fruits of industrial revolution and technological growth from western world brought to fore the need for education. स्टूडेंट जैसे जैसे आप देखोगे तो एजुकेशनल रिवोल्यूशन जो हुआ ना, एजुकेशनल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ है ना, वह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के में बहुत सारी नई नई कंपनियां क्या हुई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लॉन्च हुई। बहुत सारी नई नई कंपनियां जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में लॉन्च हुई। और जब भी टेक्नोलॉजी बनाना होगा स्टूडेंट, तो वहाँ पे पढ़े लिखे स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे अच्छे लोगों की या स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए सोचा जाने लगा कि अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हो, और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो और भी तेज़ी से बढ़े, तो इसके लिए हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, लोगों को हमें एजुकेशन प्रोवाइड्स करना पड़ेगा। इससे दो प्रॉफिट होगा कि उससे नया नया एजुकेशन भी बॉर्न होगा, इन्वेंट होगा, और सेकेंड चीज़ है कि उस इंडस्ट्रीज़ में काम जब एक पढ़ा लिखा आदमी करेगा ना, तो उसका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगा ना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लोगों ने या जो भी डेवलप सोसाइटीज़ था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया कि अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, इंडस्ट्रीज तेज़ी से लगे, तो लोगों को एजुकेशन देना क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए यही कह रहा है कि फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड ब्रॉट टू फोर द नीड फॉर एजुकेशन। तो लोगों को ऐसा फील हुआ कि हमें एजुकेशन लोगों को क्या करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए नए नए इन्वेंशन नहीं हो पाएगा। और सेकेंड चीज़ है कि वहाँ पे अच्छे काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। It was at this stage that some British and some Indians who had been lucky to travel abroad realized that the Western world was moving ahead at a faster pace, mainly because of its educated population, and tried to bring about awareness to improve education in the Indian masses. स्टूडेंट अब क्या हुआ कि लोग जो है ना ट्रेड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और आना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। इसमें कुछ स्टूडेंट इंडियंस भी थे जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे, और कुछ ब्रिटिश भी थे जो ब्रिटेन से, या जो यूरोपियंस भी थे जो यूरोप से इंडिया में आते थे। तो उन्होंने देखा कि अगर हम चाहते हैं ना कि अपनी कंट्रीज़ को अच्छे से डेवलप करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप हो, तो इसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ और देखा कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मान लीजिए यहाँ से इंडियन लोग गए ना यूरोप में, तो उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से लग रहे हैं, वहाँ के लोग जो है ना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत स्किल तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनके माइंड में आया कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो वह लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसा फील होने लगा कि अगर हम चाहते हैं ना कि नेशन डेवलप हो, तो इसके लिए हमारे पॉपुलेशन को क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशन देना होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे समझाया जा रहा है। करेक्ट। इट वॉज एट दिस स्टेज दैट सम ब्रिटिश एंड सम इंडियंस हु हैड बीन लक्की, मतलब कुछ भारतीय लोग और कुछ ब्रिटिश लोग जो बहुत ही मतलब उस समय के लकी थे, क्योंकि सभी लोग स्टूडेंट ट्रेवल नहीं कर पाते थे। ट्रेवल अब्रॉड, जिन्होंने यात्रा किया, रियलाइज दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्टर्न वर्ल्ड्स है, वाज मूविंग अहेड अ फास्टर पेस, बहुत ही तेज़ी गति से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेनली बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेटेड पॉपुलेशन, उसका जो मेन रीज़न है ना, यही रीज़न है कि उसके जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एजुकेटेड है, उसके जो लोग हैं ना वो क्या है, शिक्षित हैं। इसलिए जो है ना वेस्टर्न कंट्री बहुत ही तेज़ी से आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये भारतीयों को भी फील हुआ और अंग्रेज़ों को भी ये सारी चीज़ें फील हुआ कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, एजुकेटेड हैं। इस चीज़ को भारतीय लोगों ने भी और इंग्लिश लोगों ने भी क्या किया, समझा। इसके साथ साथ स्टूडेंट लोगों ने सोचा कि अगर हम चाहते हैं कि और भी तेज़ी से डेवलपमेंट हो, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों को एजुकेशन में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कोई भी पब्लिक जो है ना, कोई भी मॉसेस जो है क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और अंग्रेज़ों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम इंडियन को अगर एजुकेट करें और इंडियन को एजुकेशन दें और उनको आगे बढ़ाएं ना, तो इससे हमारा भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा क्या किया, लॉन्च किया।
अब देखते हैं स्टूडेंट, जो दो स्कूल अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो स्कूल डेवलप हुआ। दो स्कूल मतलब दो विचारधारा। स्कूल का मतलब स्टूडेंट विचारधारा, ऐसा नहीं कि दो स्कूल बन गए। स्कूल का मतलब विचारधारा। देख लीजिए थॉट है आगे, विचारधारा कह रहा है कि द टू स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब विचारधाराओं का दो स्कूल तैयार हो गया। एक को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट और सेकेंड को बोलते हैं एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मीन जो इंडिया में के लोग थे और ये चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, जैसे संस्कृत है, अरबी है, इस तरह की शिक्षा दिया जाए। और वहीं पे एंग्लिसिस्ट जो थे वे चाहते थे कि एजुकेशन का जो माध्यम हो इंग्लिश हो और इंग्लिश के माध्यम से भारतीय लोगों को एजुकेशन दिया जाए, तो उनको बोला गया एंग्लिसिस्ट। अब इन दोनों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, देयर वेर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। स्टूडेंट, भारत में दो तरह के लोगों को देखने को, दो तरह की विचारधाराएँ देखने को मिलता है एजुकेशन को लेकर। ओरिएंटलिस्ट advocate the study of Indian language and culture for bringing social changes in society। स्टूडेंट, जो ओरिएंटलिस्ट थे ना, वे चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज जो है, इंडियन जो लैंग्वेज है उसमें ही भारतीय लोगों को एजुकेशन दिया जाए और जो भी सोशल चेंजेस लाना है या कल्चरल चेंजेस लाना है ना, वह इंडियन लैंग्वेज में लोगों को शिक्षित करके और लाया जाए। मतलब सिंपल समझिए कि भारतीय जो लोग थे वे चाहते थे कि भारत में जो प्राचीन शिक्षा थी उसी शिक्षा को कंटिन्यू किया जाए और जो भी चेंजेस करना है हमें सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग ही, उसके द्वारा ही किया जाए। तो उनको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ओरिएंटलिस्ट। दिस ग्रुप्स इंक्लूडेड विलियम जोन्स एंड हिज एसोसिएट्स। स्टूडेंट, इसमें जो सबसे आगे जो थे ना, जो ओरिएंटलिस्ट माना जाए, ओरिएंटलिस्ट का जो फाउंडर है उनको माना जाए, तो वो कौन था? विलियम जोन्स थे। कौन था स्टूडेंट? विलियम जोन्स जो चाहते थे ना कि इसको भारतीय लोगों को भारतीय लैंग्वेज में ही एजुकेशन दिया जाए और उनके जो एसोसिएट्स थे, मतलब उनके जो सहयोगी थे, वे लोग भी चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड्स करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज अनदर स्कूल ऑफ thoughts who were called the Anglicists. This group argued that the aim of the British should not be to teach Hindu learning but to make Indians familiar with the scientific and technological advance of the West and the medium of learning should be English। स्टूडेंट, जो दूसरी तरफ एक जो विचारधारा थी या दूसरी तरफ जो स्कूल था वो था एंग्लिसिस्ट। क्या था स्टूडेंट? एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे कि भारतीय लोगों को केवल भारतीयों के शिक्षा के बारे में नहीं देना है, भारतीय लोगों को क्या बताना है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बताना है, उसको साइंटिफिक रिसर्च करानी है और जो इंडियंस लोग हैं ना, तो उनको क्या किया जाए? उनको एडवांस किया जाए, टेक्नोलॉजी में एडवांस करना है और जो भी वेस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह के डेवलपमेंट में भारतीय लोगों को क्या करना है? शामिल करना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनको इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहिए। जो ओरिएंटलिस्ट थे तो वे तो कहते थे भारतीयों को भारतीय लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे स्टूडेंट, वे चाहते थे ना कि भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा दिया जाए। और इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा कैसा हो? जो टेक्नोलॉजी बेस हो और जो साइंटिफिक वेस हो और जो डेवलपमेंट पे हो, इस तरह की शिक्षा पे एंग्लिसिस्ट फोर्स करते थे। अब मेन टारगेट उनका जो भी हो स्टूडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हीं की वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से ही हम साइंटिफिक डेवलपमेंट कर पाए, उन्हीं की वजह से हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर पाया। रेलवे ले लीजिए, पोस्टल डेवलपमेंट ले लीजिए या बहुत सारा डेवलपमेंट ले लीजिए स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ही सीखा है। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि जो लर्निंग का माध्यम हो, एजुकेशन का माध्यम हो, कैसा हो? इंग्लिश हो। कैसा हो स्टूडेंट? इंग्लिश लैंग्वेज हो। दिस ग्रुप वाज रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड मैकाले एंड जेम्स मिल। स्टूडेंट, जो एंग्लिसिस्ट का जो सबसे बड़ा फाउंडर था वो लॉर्ड मैकाले था। कौन था स्टूडेंट? लॉर्ड मैकाले। और स्टूडेंट आप इसको अगली क्लास में पढ़ोगे, लॉर्ड मैकाले जो है बहुत बड़ा इंग्लिशमैन था, मतलब बहुत ही विद्वान था इंग्लिश में। और सेकेंड इसका जो था जेम्स मिल थे। तो आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि जो ओरिएंटलिस्ट है, ओरिएंटलिस्ट का सबसे बड़ा फाउंडर कौन है? तो आप कहोगे कि विलियम जोन्स है। कौन है स्टूडेंट? विलियम जोन्स। और एंग्लिसिस्ट का सबसे बड़ा समर्थक
या प्रोपाउंडर कौन है? तो आपका लॉर्ड मैकाले है और जेम्स मिल है। कौन स्टूडेंट? लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल। तो इस तरह की दो विचारधाराएँ हमारी इंडिया में एजुकेशन को लेकर के क्या होती है, बन जाती है, और इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो एक आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट देखते हैं। ओरिएंटलिस्ट मीन स्टूडेंट प्राच्यविद। इसका मतलब ये लोग भारतीय लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहते थे। और भारतीय लैंग्वेज उस समय कौन सा था ये स्टूडेंट? संस्कृत सबसे फेमस था, उसके बाद अरबी, ये सारी लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहते थे लोग ओरिएंटलिस्ट। चलिए, विलियम जोन्स हु बिलीव्ड इन द ओरिएंटलिस्ट School of Thought arrived in India in September 1783 and was appointed as a judge in the Supreme Court in Calcutta. स्टूडेंट ये भी जो विलियम जोन्स था ना, वो भी एक अंग्रेजी था। क्या था स्टूडेंट? अंग्रेज था, मतलब विदेशी था। और वो भारत में कब आया था? 1783 में आया था। कब आया था स्टूडेंट? 1783 में आया था, सितंबर 1783 में। और जब वो भारत आया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। क्या बनाया गया था स्टूडेंट? वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भारत में 1783 में आया था। कहाँ पे था सुप्रीम कोर्ट उस समय स्टूडेंट? कोलकाता में। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है ना स्टूडेंट, तो उस समय सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट आपका कोलकाता में लॉन्च किया गया था। और उसी का जज बन करके विलियम जोन्स भारत में 1783 में क्या हुआ था? आया हुआ था। ठीक है, चलिए। He had a deep respect for ancient cultures both of Indian and the West. स्टूडेंट वो उसका जो थॉट था ना, उसका जो सोच था, वह एंशियंट कल्चर को प्रति बहुत ही डीप थॉट था। मतलब वो चाहता था चाहे वो इंडियन कल्चर हो चाहे वेस्ट का कल्चर हो, लेकिन जो है ना जो हमारा ओल्ड कल्चर होता है वो सबसे बेस्ट कल्चर होता है। ऐसा ये मानता था कि ओल्ड कल्चर जो है, एंशियंट जो कल्चर्स हैं हमारे, वो सबसे अच्छे कल्चर्स हैं। ऐसा मानना था विलियम जोन्स का, चाहे वो इंडिया का कल्चर हो चाहे वह वेस्ट का कल्चर हो। He realized that India had much to offer to the world of sciences and the arts. स्टूडेंट वो ऐसा महसूस किया या ऐसा महसूस करता था वो कि इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे ऑफर वर्ल्ड को साइंस के क्षेत्र में या आर्ट्स के क्षेत्र में दिया हुआ है। मतलब बहुत सारा इम्पोर्टेंस योगदान जो है ना, बहुत सारा जो इम्पोर्टेंस वर्क जो है इंडिया वो आर्ट्स में भी और साइंस में भी क्या किया हुआ है, दिया है। किसको? वर्ल्ड को। बेटा आप जानते हो कि इंडिया को विश्व गुरु बोला जाता है, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इम्पोर्टेंस जो है ना आज से ही नहीं भैया है, इसका इम्पोर्टेंस जो है बेटा मानव का डेवलपमेंट जब से हुआ ना तब से है। तो इंडिया ने बहुत सारा इम्पोर्टेंस जो है ना, बहुत सारा इम्पोर्टेंट वर्क वर्ल्ड को प्रोवाइड्स किया है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट्स का हो। ऐसा वो फील करता था कौन? विलियम जोन्स। According to him, India over a period of time had lost its glory and it needed to be revived. स्टूडेंट उसको ऐसा फील हुआ ना, जो विलियम जोन्स को, कि इंडिया का जो है ना बहुत ही लंबे समय से लोगों ने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है। देख लीजिए वो ब्रिटिश का है लेकिन वो भारत के बारे में कितना सोच रहा है कि कहीं ना कहीं लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से स्टूडेंट जो इंडिया को ना जो ब्रिटिश हैं या जो यूरोपियंस हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है, बहुत ही ज़्यादा शोषण किया है। और इस कारण से इंडिया ने अपनी ग्लोरी को क्या कर दिया है, खो दिया है। इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये चाहता था ना कि इंडिया की इम्पोर्टेंस फिर से क्या हो, रिवाइव हो। रिवाइव मीन पुनः से लाया जा सके। जो इंडिया ने अपने इम्पोर्टेंस खो दिया है या जो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन भी देशों ने किया है, जिसके कारण भारत का इम्पोर्टेंस कम हो गया ना, उस इम्पोर्टेंस को यह फिर से लाना चाहता था। कौन? विलियम जोन्स। इसीलिए चाहता था कि इंडियन लैंग्वेज में इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अ लॉन्ग एंड टायरलेस एफर्ट्स was made towards the preservation and propagation of Oriental literature and culture. स्टूडेंट अगर देखा जाए ना तो इसने बहुत सारा मेहनत किया, मतलब करे लॉन्ग मतलब बहुत लंबी, एंड टायरलेस मीन अथाह। टायरलेस मीन स्टूडेंट अथाह होता है, मतलब वह बिना थके या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कह सकते हैं, एक्सट्रीम उसने मेहनत किया कि भारत में क्या हो, ओल्ड
एंशियंट या ओल्ड एंशियंट जो भी माध्यम था एजुकेशन को, उस माध्यम से एजुकेशन दिया जाए, उसने बहुत ही मेहनत किया। कौन? विलियम जोन्स। एफर्ट्स वाज मेड टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर एंड कल्चर, और वह भारतीय कल्चर को, भारतीय लिटरेचर को वह बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेशन किया, बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। कह सकते हैं स्टूडेंट विलियम जोन्स जो है ना, भारतीय एजुकेशन, भारतीय कल्चर को बढ़ाने के लिए उसने बहुत ही ज़्यादा क्या किया? मेहनत किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया। कौन? विलियम जोन्स। देखिए यही विलियम जोन्स है स्टूडेंट, आपका विलियम जोन्स का पिक्चर्स यही है। He discussed this with his colleagues and along with Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead founded the Asiatic Society of Bengal in अर्ली 1784। स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी जो है कब फाउंड हुआ था? तो 1784 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1784 में आपका एशियाटिक सोसाइटी फाउंड किया गया था। कहाँ पे किया गया था स्टूडेंट? बंगाल में किया गया था। अब आता है किसके द्वारा किया गया था? तो स्टूडेंट सबसे मेन तो था आपका विलियम जोन्स, लेकिन विलियम जोन्स जो है ना अपने कॉलेजियस मीन्स सहकर्मी या सहयोगी हेनरी थॉमस कोलेब्रूक एंड नेथेनियल हालहेड के साथ मिल करके इसने एक सोसाइटी एस्टैब्लिश किया, जिसको हम लोग एशियाटिक सोसाइटी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, जो बंगाल में लॉन्च हुआ और जो 1784 में लॉन्च हुआ। और इस सोसाइटी का मेन टारगेट क्या था स्टूडेंट? इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, उसकी रक्षा करना, इसका मेन टारगेट था। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ लॉन्च हुआ था? तो बंगाल में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था स्टूडेंट? 1784 को हुआ था। कौन लॉन्च किया था? तो विलियम जोन्स और उसके जो कॉलेजियस थे हेनरी थॉमस कोलेब्रूक एंड नेथेनियल हालहेड, ये लोगों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दे स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। स्टूडेंट उसने एक पत्रिका लॉन्च किया। दे स्टार्टेड मीन उसने शुरू किया, जर्नल मीन पत्रिका। क्या होता है स्टूडेंट? पत्रिका या लेटर, पत्रिका। ठीक है, उसने एक पत्रिका लॉन्च किया जिसको हम लोग एशियाटिक रिसर्च के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एशियाटिक रिसर्च किसने लॉन्च किया था स्टूडेंट? तो आप बताओगे एशियाटिक सोसाइटी ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? एशियाटिक सोसाइटी ने। He set up the Asiatic Society with the aim of establishing a center for Asian studies, including everything concerning man and nature of the continent. स्टूडेंट इस एशियाटिक सोसाइटी का जो मेन टारगेट था ना कि क्या एस्टैब्लिश करना था, मेन एम क्या था स्टूडेंट? तो इस कॉन्टिनेंट पे, इस कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जो भी भारत में जो भी कल्चर है, जो भी लैंग्वेज है, जो भी सिस्टम है ना, उसको क्या करना? प्रिजर्व करना, उसको क्या करना? सेव करना, उसको क्या करना? बचा के रखना, इसका मेन टारगेट था। और इस तरह से देखा जाए तो इसने भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या किया? प्ले किया एशियाटिक सोसाइटी ने। इट मार्क्ड द रिस्टोरेशन ऑफ एंशियंट लर्निंग इन एंड अबाउट इंडिया। स्टूडेंट इस तरह से देखा जाए तो जो भी भारत में कल्चर था ना या लैंग्वेज था, उसको रिस्टोरेशन करने का कोशिश किया, मतलब लागू करने का कोशिश। रिस्टोरेशन मीन उस पुरानी परंपरा को भी लागू करने की क्या किया? कोशिश किया। कौन? एशियाटिक सोसाइटी ने। किसने? एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी पूरी तरह से स्टूडेंट भारतीयों के लिए काम करने वाला एक सोसाइटी था। भले उसके मेंबर अंग्रेज थे, इसके मेंबर जो है ब्रिटिश थे, लेकिन भारतीय लैंग्वेज, भारतीय इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी क्या हुआ था? बना हुआ था। जोन्स रियलाइज दैट इट वॉज द ईस्ट विच हेल्ड द सीक्रेट्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड दैट अनलेस द ईस्ट वॉज नोन एंड अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स कुड नॉट बी रिटन। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश किया है जोन्स ने। कह रहे कि जोन्स ने रियलाइज़ किया दैट इट वाज द ईस्ट, मतलब यह वह ईस्ट ही है। जैसे आप देखोगे स्टूडेंट, ये आपका इंडिया है ना, ये इंडिया है और यहाँ पे यूरोप है। तो अगर यूरोप के कंपेरिजन में देखोगे तो ये ईस्ट में है। कहाँ पर है स्टूडेंट? ईस्ट में है। अगर यूरोप के कंपेरिजन में देखोगे तो इंडिया किस में है? ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है। तो
जोन्स ने यह रियलाइज़ किया कि वह हिस्ट्री है विच हेल्ड द सीक्रेट्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, जिसने मानव सभ्यता और मानव हिस्ट्री के विकास में बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल क्या किया है, प्ले किया है, ऑफ ह्यूमन मतलब मानव के विकास में, एंड दैट अनलेस जो द ईस्ट वाज नोन एंड अंडरस्टूड, जो क्या किया जा सकता है, जो जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स कुड नॉट बी रिटन। मतलब अगर आप देख लीजिए, अगर आपको दुनिया का हिस्ट्री लिखना है ना स्टूडेंट, अगर आपको वर्ल्ड का हिस्ट्री लिखना है तो आपको इसके लिए ईस्ट का हिस्ट्री जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय लोगों का हिस्ट्री जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय लोग भी आप देखोगे स्टूडेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन हिस्ट्री में। तो इस तरह से उनको ये सारी चीज़ें फील हुआ कि अगर हम वर्ल्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वर्ल्ड का हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, वर्ल्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हमें ईस्ट को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ईस्ट को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसा फीलिंग किसको आया स्टूडेंट, विलियम जोन्स को आया। He declared that the Sanskrit language is of wonderful structure, better than Greek and more elaborate than Latin। स्टूडेंट अब देख लीजिए यहाँ पे एक अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल दिया। उन्होंने बताया कि जो संस्कृत लैंग्वेज है स्टूडेंट वह वंडरफुल स्ट्रक्चर है, मतलब उसका बहुत ही शानदार उसका स्ट्रक्चर है, बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। कौन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज। बेटर देन ग्रीक, और जो है ना संस्कृत जो है वह ग्रीक से क्या है, ग्रीक और ग्रीक से बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए उन्होंने लैटिन से कहा कि लैटिन से भी विस्तृत है, जितना लैटिन का विस्तार नहीं है लैंग्वेज है स्टूडेंट लैटिन भी, तो लैटिन से भी ज़्यादा जो इलेबोरेट है, इलेबोरेट मीन व्यापक, उसका विस्तृत वह आपका संस्कृत है। मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट कि विलियम जोन्स ने संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया और उन्होंने ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं को उन्होंने उसके सामने क्या कहा, कम आका। उन्होंने कहा कि उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है जितना संस्कृत का है। किसने इम्पोर्टेंस दिया स्टूडेंट, पूछा जाएगा संस्कृत को इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा किसने दिया था, विलियम जोन्स ने। ही ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुक्स इनटू इंग्लिश। स्टूडेंट उन्होंने बहुत सारे इंडियन बुक को इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसलेट किया। भारत के बहुत सारे किताबों को विलियम जोन्स ने अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या किया, अनुवाद किया। This led to the study of Indian dramatic literature and mythology across the world। और इस तरह से देखा जाए ना स्टूडेंट तो इन्होंने जितना भी इंग्लिश में भारतीय साहित्य को या भारतीय ड्रामा को जितना भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको पूरा वर्ल्ड पढ़ करके उसको पूरे वर्ल्ड में उन्होंने फेमस कर दिया। और इसके भारतीय लोगों के बारे में और ईस्ट के बारे में पूरे लोग क्या हो गए, जान गए कि कोई ना कोई ऐसा कंट्री है जो बहुत ही बढ़िया कंट्री है, जो जहाँ का कल्चर, जहाँ का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है। तो ये कैसे जाने लोग, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट संस्कृत लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले इंडिया में ही है, तो उसको यूरोपीय लोग संस्कृत को जानते ही नहीं थे, तो बिना उसको संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए कोई पढ़ ही नहीं सकता यूरोपियन। तो इसलिए जो लॉर्ड विलियम जोन्स था ना, उन्होंने बहुत सारे भारतीय किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इस तरह से देखा जाए तो भारतीय लिटरेचर, भारतीय ड्रामा जो है ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय साहित्य को पूरे वर्ल्ड में ले जाने का काम किसने किया, विलियम जोन्स का जो राइटिंग था या जो वर्क था वो। फर्दर ही आल्सो इनकरेज्ड द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय इंडियंस देमसेल्व्स एज ही बिलीव्ड इट वुड हेल्प देम टू रीडिस्कवर देयर ग्लोरियस पास्ट एंड टू एडवांस। स्टूडेंट इसके साथ साथ उन्होंने और भी वर्क किया, फर्दर मीन आगे। ही आल्सो इनकरेज मतलब उन्होंने इनकरेज किया किसको, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बाय इंडियंस मतलब भारतीयों के द्वारा। एक तरफ तो वह भारतीय साहित्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ों की तरफ भेज रहे हैं, और एक तरफ यहाँ के भारतीय जो लोग हैं ना, भारतीय पीपल हैं, उनको भी वो बता रहे हैं कि आप अपने कल्चर का, आप अपने लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बढ़ाओ। वो भारतीय लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है।
themselves as he believed it would help them to rediscover। इससे क्या होगा कि जब भारतीय लोग भारत के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो उससे क्या होगा, रीडिस्कवर होगा। रीडिस्कवर मतलब जो उन्होंने खो दिया है, जो उन्होंने पहले उनके पास था लेकिन आज नहीं है, तो फिर से क्या होगा, रीडिस्कवर होगा, फिर से उनके बारे में लोग जान पाएंगे और अपने ग्लोरियस पास्ट को जो उन्होंने खो दिया है उसको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो भारतीय लोगों को उन्होंने बताया कि आप अपना हिस्ट्री खुद पढ़ो और हिस्ट्री पढ़ करके आप ये देखो ना कि आपके पूर्वजों ने या आपके यहाँ पहले क्या क्या हुआ है उसके बारे में आप जानोगे तो इम्पोर्टेंस उसका बढ़ा करके आप अपने लॉस्ट ग्लोरी को क्या कर सकते हो, फिर से गेन कर सकते हो, रीडिस्कवर कर सकते हो। Influenced by such ideas, many company officials believed that the British needed to promote Indian rather than Western learning। इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो अंग्रेज़ों को ये बिलीव होने लगा कि भारतीय को अगर हमें आगे बढ़ाना है ना तो उसे लोकल लैंग्वेज में या उसकी लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। इस तरह का जो है ना कॉन्सेप्ट ब्रिटिश को भी नीड होने लगा। कह रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज़ मतलब इस तरह के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर के मेनी कंपनी ऑफिशियल बिलीव डैट मतलब बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा बिलीव किया दैट द ब्रिटिश नीडेड मतलब ब्रिटिश को नीड है टू प्रमोट इंडियन मतलब भारतीय कल्चर को प्रमोट करना, भारतीय लैंग्वेज को प्रमोट करना देन वेस्टर्न लर्निंग मतलब वेस्टर्न लर्निंग के कंपैरिजन में अंग्रेजी की जगह पे उसको लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देने की ज़रूरत है। ऐसा अंग्रेज़ों को भी क्या हुआ, फील होने लगा। Warren Hastings, the first Governor General of India, also approved of this idea and founded the Calcutta Madrasa for educating Muslims in Islamic law and Deccan founded the Sanskrit College in Banaras to encourage the study of Sanskrit text and to understand their language and literature। देखिए स्टूडेंट और इसका बहुत ही प्रॉफिट हुआ, भारतीय लोगों को इसका बहुत ही प्रॉफिट हुआ। वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है स्टूडेंट, वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो इसने भी इस चीज़ को अप्रूव कर दिया, मतलब उसने भी मान लिया कि भारतीय लोगों को भारतीय लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहिए ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसने कलकत्ता में क्या किया, एक मदरसा इस्टाब्लिश किया। कलकत्ता में एक मदरसा इस्टाब्लिश किया किसके लिए, मुस्लिमों के लिए और मुस्लिमों को इस्लामिक लॉ के बारे में बताने के लिए एक मदरसा लॉन्च किया गया। कहाँ पे, कलकत्ता में। सोच लीजिए वारेन हेस्टिंग्स पूछा जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे फर्स्ट मदरसा कहाँ पे लॉन्च किया, तो कलकत्ता में लॉन्च किया था। किसके लिए, मुस्लिम के लिए। एंड डंकन फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज। और डंकन, बेटा ये डंकन क्या है, नाम है। डंकन जो है उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज को क्या किया, फाउंड किया। कहाँ पे, बनारस में। कहाँ पे स्टूडेंट, बनारस में लॉन्च किया, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज के स्टडी को इंक्रेज किया गया, उसके टेक्स्ट को इंक्रेज किया गया और यहाँ पे संस्कृत का जो भी लैंग्वेज और लिटरेचर था उसको इम्प्रूव करने का काम किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता में मदरसा किसने इस्टाब्लिश किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज किसने इस्टाब्लिश किया स्टूडेंट, तो आप बताओगे कि डंकन ने किया था, ठीक है। चलिए ये था आपका पूरी तरह से ओरिएंटलिस्ट। अब एक आपका जो है स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट मीन आप समझ सकते हो जो अंग्रेजी शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते थे, अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहते थे, अंग्रेजी में जो शिक्षा देना चाहते थे उसको हम बोलते हैं एंग्लिसिस्ट। और इसका सबसे बड़ा जो फाउंडर था स्टूडेंट आपका लॉर्ड मैकाले था। कौन था स्टूडेंट, लॉर्ड मैकाले। देखते हैं, लॉर्ड मैकाले रिप्रेजेंटेड द एंग्लिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। स्टूडेंट लॉर्ड मैकाले जो था उसने एंग्लिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को क्या किया, जन्म दिया, रिप्रेजेंट किया। ही वॉज द लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ विलियम बेंटिक, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट अब पूछा जाएगा कि लॉर्ड मैकाले कौन था और वो भारत में क्या कर रहा था। तो स्टूडेंट लॉर्ड मैकाले जो था वह लॉ मेंबर था किसका, विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक स्टूडेंट आपका भारत का आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है विलियम बेंटिक है। और इसी ने सती प्रथा को क्या किया था, बैन किया था। आपको जानना चाहिए कि विलियम बेंटिक ही था जो 1829 में सती प्रथा को क्या किया था, बैन किया था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के काउंसिल में लॉर्ड मैकाले था जो एक लॉ मेंबर था, मतलब लॉ में
या लॉ के मुद्दे पर या लॉ के टॉपिक पे वो कुछ अपना सजेशन क्या करता था, विलियम बेंटिक को देता था। कौन? लॉर्ड मैकाले। ही वॉज अगेंस्ट द बेसिक थॉट ऑफ टीचिंग इंडियन एंड अरेबिक लिटरेचर एंड लैंग्वेजेज। स्टूडेंट ये बिल्कुल जो है ना वह इंडियन लैंग्वेज के खिलाफ था। लॉर्ड मैकाले, यही आपको लॉर्ड मैकाले का पिक्चर्स है स्टूडेंट। और लॉर्ड मैकाले जो था ना बिल्कुल भारतीय लोगों को वो नहीं चाहता था कि इसको लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाए, ये चाहता था कि इसको किस लैंग्वेज में दिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए। ठीक है, और इसने कुछ अपना टारगेट बताया है कि इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा, अभी हम इसको देखेंगे। तो लॉर्ड मैकाले बिल्कुल क्या करता था, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ही वॉज अगेंस्ट द बेसिक थाट, मतलब वो खिलाफ में था। बेसिक थाट यही था ना कि भारतीय लोगों को भारतीय लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन वो इसके खिलाफ था। टीचिंग इंडियन एंड अरेबिक लिटरेचर इन लैंग्वेज। चलिए, ही प्रोफेस्ड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक ओरिएंटेशन कुड ओनली बी डेवलप थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट वह बिल्कुल जो लैंग्वेज है ना वह इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देता था। किसको देता था? इंग्लिश लैंग्वेज को। देखिए, ही प्रोफेस्ड मीन उसने डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय लोगों को जब भी एजुकेशन दिया जाएगा किस में दिया जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? उसके पीछे भी इसने रीज़न दिया कि भारतीय लोगों को अगर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में और साइंस के बारे में बताना है ना तो हमें किस लैंग्वेज में देना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका और भी मत हो सकता है क्योंकि भारत के पास उस समय टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, तो उसके बारे में वो सोचता होगा कि वो अगर उनके पास जो बुक होगा, उनके पास जो लिटरेचर होगा वो सब इंग्लिश में होगा, तो उसने सोचा होगा कि इंग्लिश में देना चाहिए, तो इसका कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन ये पूरी तरह से भारत को इंग्लिश में एजुकेशन देना क्या करता था? चाहता था। कौन? लॉर्ड मैकाले। चलिए, ही कॉन्डेमंड इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर एंड अकॉर्डिंग टू हिम। स्टूडेंट उसने इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर को क्या किया? कंडेमन किया। कंडेमन मीन आलोचना किया, बहुत ही ज़्यादा उसका आलोचना किया, बहुत ही ज़्यादा उसकी बहुत ही मतलब बेइज्जती की, कह सकते इंसल्ट किया। कैसे? अ सिंगल, यहाँ पे एक उसने कोटेशन दिया है स्टूडेंट, जो कोटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लिटरेचर वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। स्टूडेंट उसने, अगर हम आपको सिंपल समझा दें तो उसने कहा कि एक अलमारी में जो डिफरेंट टाइप्स के जो खाना होते हैं ना, खाना मतलब ब्रैकेट, मतलब मान लीजिए एक ब्रैकेट है जहाँ पे यहाँ की बुक रखा गया है, यहाँ पे बुक रखा गया है, यहाँ बुक, तो अलग अलग आप लाइब्रेरी में देखते होंगे अलग अलग ब्रैकेट होते हैं, सेल्फ होता है। तो उसने कहा ना कि यूरोप का जो एक सेल्फ है, यूरोप का जो है एक सेल्फ जो है स्टूडेंट, वह पूरा भारत और पूरा अरेबिया में जितना साहित्य होगा, जितना लिटरेचर होगा ना, जितना भी नॉलेज है पूरे भारत और पूरे अरेबिया में, तो उसके लिए उतना जो है ना केवल यूरोप का जो एक ब्रैकेट है, एक खाना है या एक सेल्फ है, उतना ही से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब सिंपल समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये मान लीजिए कोई अलमीरा है, ठीक है, और इस अलमीरा में बहुत सारे ब्रैकेट हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेल्फ। ठीक है, सेल्फ बोलते हैं, खाना बोलते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि यूरोप का जो एक सेल्फ है या एक सेल्फ में जितना नॉलेज की बुक रखा गया है ना, उतना बुक जो उतना ही बुक में पूरे भारत का, पूरे अरेबिया का क्या हो जाएगा? नॉलेज या लिटरेचर समाहित हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब सिंपल समझो कि एक खाना ही जो है ना पूरे भारत के लिए क्या है? पर्याप्त है। अगर एक खाना का एक सेल्फ का अगर एजुकेशन देना तो उसमें पूरा अरेबियन और पूरा इंडियन लिटरेचर आर्ट्स क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। इतना बेइज्जती किया, मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि भारत का हज़ारों बुक स्टूडेंट, भारत का लाखों बुक और यूरोप का एक बुक जो क्या है वह उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। पूरे भारत का हज़ारों बुक और यूरोप का एक बुक जो है ना वो इंडिया के आर्ट्स एंड लिटरेचर पे क्या हो जाएगा? हैवी पड़ जाएगा। इस तरह से उसने कमेंट किया। ही सेट आउट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, और वो अंग्रेजी में शिक्षा क्यों देना चाहता था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, इसको देखते हैं। फर्स्ट है, ही वांटेड अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड वर्क ऑन सबऑर्डिनेट पोजीशन एंड हेल्प द ब्रिटिश इन एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट उससे पूछा गया कि तुम अंग्रेजी में शिक्षा क्यों देना चाहते हो, तो उसने बताया कि मैं चाहता हूँ कि भारत में ये जो भारत के लोग हैं उसमें भारत में एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जो अंग्रेज़ों के लिए क्या कर सके? काम कर सके। भारत में जो पीपल्स हैं उसमें से एक समूह ऐसा भी हो
जो अंग्रेज़ों के लिए क्या कर सके, काम कर सके। सबऑर्डिनेट पोस्ट में छोटे छोटे जो पोस्ट हैं या छोटे छोटे जो पद हैं ना, उस पद पे क्या कर सकें, भारतीय लोग काम कर सके। इसलिए वो अंग्रेज़ी में एजुकेशन देना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ जो लोग थे ना, सारा अपना वर्क किस में करते होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही करते होंगे। सेकेंड, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड वर्क एज इंटरप्रीटर्स एंड बिकेम लॉयल टू देम। स्टूडेंट, सेकेंड उसने कहा कि अगर हम भारतीय लोगों को अगर इंग्लिश में एजुकेशन देंगे तो इससे दो प्रॉफिट होगा। एक तो प्रॉफिट होगा कि वो अपना लैंग्वेज जानता है, भारतीय जो लोग हैं वो अपना लैंग्वेज तो जानते हैं, लेकिन अगर उसको हम इंग्लिश का भी इंग्लिश में भी एजुकेशन दे देंगे ना, तो वह बाईलिंगुअल हो जाएगा। मतलब एक पर्सन जो है दो लैंग्वेज जान जाएगा, एक पर्सन जो है दो लैंग्वेज क्या होगा, जान जाएगा, जिससे वह इंटरप्रीटर्स का भी काम कर सकता है हमारे लिए। मतलब भाषा अनुवादक, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में काम करने वाला, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हम उसको क्या कर लेंगे, अपने छोटे छोटे पोस्ट पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे, और इससे हम अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आता होगा, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर भारतीय लोगों को अंग्रेजी का शिक्षा दे दे तो अंग्रेजी का शिक्षा उनके पास हो जाएगा, हिंदी का शिक्षा वो जानता ही है, तो वह इंटरप्रीटर्स का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। The aim was to expose Indians to the British taste and create a demand for British goods. स्टूडेंट, और एक ही चीज़ यहाँ पे और था कि वह ब्रिटिश लोग चाहते थे अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश में शिक्षा देने का काम किया। कि वो सोचा कि इंग्लिश को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो इंग्लिश को लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जब बढ़ेगा तो हमारे इंग्लिश जो भी थिंग्स है या हमारा जो भी इंग्लिश आइडिया है उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये उसने क्या किया, अपना रीज़न दिया, तर्क दिया। While the medium and content of education was being debated, the standards of education continue to remain poor. स्टूडेंट, और इस तरह से देखा जाए ना तो जो एजुकेशन देने की उन्होंने सोचा था उस पर बहुत बड़ा डिबेट हुआ कि हिंदी में दिया जाए कि इंग्लिश में दिया जाए, और इस तरह से देखा गया ना तो भारत का जो एजुकेशन लेवल था और भी ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा था, और भी ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा था। ये डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था कि इंग्लिश में दिया जाए कि हिंदी में दिया जाए, इस पर बहस हो रहा था। While the British government was allotting huge amount of money, there was no fixed policy on spread of education in India. स्टूडेंट, जबकि विदेश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, आपको बता दें कि बहुत सारा अमाउंट वो दे रही थी इंडिया को, बहुत सारा अमाउंट क्या कर रही थी, एजुकेशन के लिए दे रही थी, लेकिन भारत में पॉलिसी ही नहीं बन पा रहा था कि एजुकेशन हिंदी में दिया जाए कि इंग्लिश में दिया जाए। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1813 के चार्टर में, मतलब एक जो नियम बनाते थे उसको चार्टर बोला जाता था, तो इसमें 1 लाख रुपया सबसे पहले भारतीय लोगों को क्या किया, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया। जो सोच लीजिए 1813 में बहुत था 1 लाख रुपया, ठीक है, आज के कंपेरिजन में वो बहुत था। चलिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा तो अलाउ कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, भारत में कोई पॉलिसी फिक्स नहीं हो रहा था कि एजुकेशन हिंदी में दिया जाए कि इंग्लिश में। The directors of the company decided to lay down a definite policy for education in India. और जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने तब बहुत सारा बहस हुआ, तो इसके बाद एक डिसीजन लिया गया डायरेक्टर्स के द्वारा कि डायरेक्टर्स ने बताया कि द डायरेक्टर्स वाज द कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर्स था, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया टू ले डाउन अ डेफिनेट पॉलिसी फॉर एजुकेशन इन इंडिया। और उसने एक कदम उठाया, उसने एक किसी को बात नहीं सुना और उसने एक पॉलिसी बनाया, किसके लिए, इंडियन लोगों को एजुकेट करने के लिए। Therefore, it became necessary to make a comprehensive survey of the entire field of education in order to look into the measures for reforms. स्टूडेंट, तो कंपनी ने, डायरेक्टर ने तो डिसीजन ले लिया कि हम भारतीय लोगों को एजुकेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए तो ये भी ज़रूरी था ना कि भारत में कौन कौन सी एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेज है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन से रिफॉर्म इंडिया में करना है। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक सर्वे लॉन्च किया। करेक्ट, देयरफॉर इट बिकेम नेसेसरी टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, मतलब एक सर्वे इसके लिए ज़रूरी था। द इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन, पूरा जो एजुकेशन का फील्ड था उसका, इन ऑर्डर टू लुक इनटू द मेजर्स फॉर रिफॉर्म्स, कि कौन कौन सी सुधार हम कर सकते हैं, कौन कौन सी रिफॉर्म्स हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे लॉन्च किया, और उसको जो भी प्रॉब्लम आया होगा तो उस पर वो उस प्रकार से कानून क्या कर पाई होगी, बनाई होगी। द कमिटी स्टडीड द इशूज थ्रोगली
and reported that the policy of the educating Indians should not be ignored and its development will not be in any case हार्मफुल टू द ब्रिटिश एम्पायर। स्टूडेंट, और ये जो कमेटी था ना, एक कमेटी लॉन्च की गई इस पे सर्वे करने के लिए, इस चीज़ को सर्वे करने के लिए कमेटी लॉन्च की गई और कमेटी ने पूरी अच्छे तरीके से क्या किया, थोरोली मतलब पूर्ण रूप से उसने भारत में कौन कौन एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेज है उसका स्टडी किया और लास्ट में उसने अपना रिपोर्ट बनाया कि भारतीय लोगों को एजुकेशन देने हम अगर ब्रिटिश जो है भारतीयों को एजुकेशन देती है तो वो कहीं से भी ब्रिटिश को हार्मफुल नहीं होगा, ब्रिटिश के लिए हार्मफुल नहीं होगा, इसने अपने रिपोर्ट में लगाया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड इट्स डेवलपमेंट विल नॉट बी एनी केस हार्मफुल टू द ब्रिटिश एम्पायर। और ये भी उसने बताया कि हम भारतीय लोगों को ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं देंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये भी रिपोर्ट इसने बताया। और एक दूसरी बात बोला इसने कि अगर भारतीयों को एजुकेशन देते हैं तो इससे किसी भी तरह का हमें कोई हार्मफुल या कोई भी हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट ने क्या किया, पूरी तरह से अपना बना करके दिया। द सजेशंस ऑफ द कमिटी वेयर फेवरेबली कंसिडर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस सजेशंस को अच्छे से स्टडी किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसको स्टडी किया गया। सर चार्ल्स वुड, देख लीजिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, सर चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उस समय जो स्टूडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हेड था ना वो कौन था, सर चार्ल्स वुड था। कौन था स्टूडेंट, सर चार्ल्स वुड। Therefore, the declaration issued on July 1854 was known as वुड्स डिस्पैच। और सर चार्ल्स वुड ने एक पॉलिसी बनाया भारत को एजुकेट करने के लिए, भारत को में एजुकेशन फैलाने के लिए क्या बनाया, एक डिसीजन लिया, उन्होंने प्रोफार्मा तैयार किया जिसको हम लोग वुड्स डिस्पैच के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट, वुड्स डिस्पैच के नाम से। मतलब ये वुड्स डिस्पैच क्या है, एक उन्होंने मान लीजिए एक पेज पे उन्होंने पूरा मैटर लिखा कि भारतीयों को किस प्रकार एजुकेशन देना चाहिए, कौन कौन से नियम होना चाहिए, उसने पूरी तरह से क्या किया, एक पॉलिसी बनाया और उस पॉलिसी को बोला गया वुड्स डिस्पैच। जो कब लॉन्च किया गया था भारत में स्टूडेंट, जुलाई 1984 को। आपसे पूछा जाएगा कि वुड्स डिस्पैच कब लॉन्च हुआ था भारत में, तो जुलाई 1954 को लॉन्च हुआ था। और इसको किसने लॉन्च किया था स्टूडेंट, तो आप बताओगे सर चार्ल्स वुड। कौन किया था स्टूडेंट, सर चार्ल्स वुड। क्यों इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट था वह चार्ल्स वुड ही था। ठीक है, चलिए आप समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द वुड्स डिस्पैच न्यू एजुकेशनल पॉलिसी वियर फॉर्म। और स्टूडेंट इसके पॉलिसी के बाद जब इसने रिकमेंडेशन कर दिया कि ऐसे ऐसे एजुकेशन भारत में होना चाहिए, तो इसके बाद एक एजुकेशनल पॉलिसी बना और उस एजुकेशनल पॉलिसी को भारत में क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम लोग वुड्स डिस्पैच एंड इट्स रिकमेंडेशन के नाम से जानते हैं। और हम लोग वुड्स डिस्पैच में क्या क्या उसने रिकमेंडेशन किया था इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।